गांधी के रोड शो में मग्न रही और अतीत को याद करके भविष्य के ख्वाब, हसीन ख्वाब देखती रही। 27 साल यूपी बेहाल, इस नारे के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के बनारस से मिशन 2017 का शंख फूंका। सोनिया रोड शो के कामयाब बनाने के लिए पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, सीएम कैंडिडेट शीला दीक्षित समेत कई दिग्गज कांग्रेसी पहले ही बनारस में डेरा जमाए हुए थे। सोनिया ने कचहरी चौक स्थित डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर अपने अभियान का आगाज किया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और शहनाई की धुन गूंजती रही। इससे पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सोनिया बनारस आई थी। उसके बाद देश में कांग्रेस की सरकार बनी। अब सवाल यह है कि क्या इस बार के बनारस दौरे से भी यूपी में कोई चमत्कार कर पाएंगी सोनिया? वो रोड शो करे और चाहे रेल शो करे और चाहे वो हवाई जहाज का शो करे, कोई फर्क उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत देश और पहले ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस से मुक्त हो चुका है और उन्होंने वाराणसी को चुनने का काम किया है। वो एक दल की नेता है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन कांग्रेस की हैसियत उत्तर प्रदेश में एक सांसद जिताने की नहीं थी। स्वयं सोनिया जी और राहुल जी इसलिए चुन करके आए कि समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने अमेठी और रायबरेली में गठबंधन किया था। ये जुलूस नहीं है बल्कि जनता के बीच वो अभिवादन है और उनके साथ मिलकर हम किस तरह से जनता और जनार्दन दोनों को लेकर किस तरह से हम इस उत्तर प्रदेश की 27 साल की बेहाली को खत्म करना चाहते हैं, उसका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। 2 साल पहले मोदी साहब ने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे। मेरा ख्याल महिलाओं के लिए, दलितों के लिए और उस तमाम मजदूरों के लिए, किसानों के लिए इससे बुरे दिन आज तक कभी आजादी के बाद के इतिहास में आज तक नहीं आए हैं। बहरहाल सोनिया का रोड शो कचहरी चौराहे से शुरू होकर इंग्लिशिया लाइन पर खत्म होना था, लेकिन रास्ते में तबीयत बिगड़ने के चलते सोनिया का रोड शो बीच में ही छोड़ना पड़ा। उन्हें तेज बुखार और ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत बताई जा रही है। उनके दिल्ली रवाना होने के बाद बाकी कांग्रेसी नेताओं ने रोड शो पूरा किया। तो हाई फीवर हो गया है और वो हाई फीवर के नाते थोड़ी तबीयत खराब है हुई, हल्की सी हाई फीवर के नाते, तो उस नाते वो अब दिल्ली जा रही है यहाँ से। तो अब वो कुछ यहाँ पर आए थे डॉक्टर, उन्होंने बताया है हाई फीवर है, इस नाते वो जा रही है। आइए इस मुद्दे पर बड़ी बहस शुरू करते हैं। हमारे साथ आज जो मेहमान हैं, अनिल बलूनी साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। संजय निरुपम हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के। दीपक मिश्रा हमारे साथ रहेंगे, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। सुधींद्र भदौरिया साहब हैं, बीएसपी लीडर हमारे साथ, और यहां वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और संजय निरुपम, सबसे पहला सवाल आपसे कि वाराणसी में सोनिया गांधी का रोड शो तो सफल रहा, लेकिन क्या इससे यूपी की सत्ता में वापसी के कांग्रेस के मंसूबे भी सफल हो पाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर वाराणसी में आज सोनिया जी के रोड शो में जिस प्रकार से वो यूपी के लोग उमड़े थे, वो इस बात का सबूत है कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोग नए सिरे से चाहते हैं, चाहने लगे हैं। जो लोग 2014 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी की श्रद्धांजलि लिख चुके थे, उनके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी। जो लोग ये दिन में सपना देखते हैं कि इस देश को कांग्रेस मुक्त करेंगे, उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। हां, पिछले 27 वर्षों से हम लोग यूपी में सत्ता में नहीं है, ये भी एक सच है, लेकिन निश्चित तौर पर हमें प्रयास करना है ताकि आने वाले दिनों में जो यूपी की बेहाली हुई है पिछले 27 वर्षों में, उस बेहाली से यूपी को मुक्त किया जाए और वापस कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में एक डेवलपमेंट का एक पूरा एक शासन दिखाया, विकास क्या होता है उसका माजरा दिखाया, उस प्रकार के विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को ले जाने का एक प्रयास हमने शुरू किया। इससे पहले लखनऊ में राहुल जी की एक बहुत अच्छी सभा थी और आज सोनिया जी का जो रोड शो था, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में यूपी में एक जोश बढ़ रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ता इस नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ, सभी नेताओं के साथ मिलजुल करके आने वाले दिनों में यूपी में अपनी सरकार बनाने की दिशा में प्रयत्न शुरू करेंगे और इस प्रयत्न को निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास बनता है। लेकिन संजय निरुपम, बड़ा दुर्भाग्य रहा कि सोनिया जी की तबीयत बीच रोड शो में बिगड़ गई और उन्हें वापस दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ा। आपको नहीं लगता कि अगर ये मिशन पूरा हो जाता तो फिर बात कुछ और होती, उत्साह दुगना होता? निश्चित तौर पर हमें भी अच्छा नहीं लगा सुन के। हम चाहते हैं जितना जल्दी हो सोनिया जी की तबीयत ठीक हो, लेकिन इस उम्र में उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में
उनके ही मतदाताओं के बीच, उनके लोगों के बीच उतर करके इतने घंटे तक रोड शो में हिस्सा लिया, यह भी सराहनीय है। आज बनारस के लोग अपने प्रधानमंत्री, अपने सांसद से क्षुब्ध हो चुके हैं। बनारस के लोग निराश हो चुके हैं, नाराज हो चुके हैं। बड़े बड़े वादे करने के बावजूद पूरे देश के लिए क्या, बनारस के लिए भी कुछ नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी जी। और ऐसे में सोनिया जी के नेतृत्व में उन्होंने आस्था जताई है, कांग्रेस पार्टी के अंदर उन्होंने आस्था जताई है, और उसी आस्था का प्रदर्शन आज हुआ। और ठीक है, सोनिया जी की उम्र है इतनी कि अगर एक बार इतने बड़े पैमाने पर रोड शो वगैरह में हिस्सा लेंगी तो तबियत पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन इतनी भी खराब तबियत नहीं हुई। हां, जितना रोड शो उनको नेतृत्व करना था किया, उसके बाद बाकी नेताओं ने आगे नेतृत्व किया है। आज अब यही मैसेज आ रहा है कि बाकी नेताओं को उत्तर प्रदेश में प्रचार की कमान संभालनी है और उनको प्रचार का यह कार्यक्रम अलग अलग जिलों में, गांवों में, शहरों में लेके जाना है। अनिल बलूनी साहब, बड़ी हंसी आ रही है आपको, हालांकि ये मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि संजय निरुपम का कहना है कि देश तो छोड़िए, काशी को भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं दे पाए, तो ऐसे में अपने सांसद और प्रधानमंत्री से त्रस्त जनता ने सोनिया गांधी में, कांग्रेस में विश्वास जताया है। क्या आपको भी ऐसा लगा आज रोड शो देखकर? भीड़ तो बहुत थी। जी, देखिए आप अनुराग जी, आप मुझसे पूछ रहे थे, आपको हंसी आ रही, मैं आमतौर पर हंसता नहीं हूं, लेकिन मुझे हंसी इसलिए आई है कि कांग्रेस की विडंबना है कि कांग्रेस को समझ नहीं आता कि क्या करना है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा है और कोस रहे हैं कहीं केंद्र सरकार को। अरे भाई, जिससे मैच फिक्स किया हुआ है उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार को नहीं कोस रहे हैं, वो तो काशी के सांसद को कोस रहे हैं। कम से कम अपना तरीका, नहीं, बिल्कुल सुनिए, नहीं, अभी आप देखिए, आप सोनिया जी को सुनते, जब सोनिया जी भी बीच में बोल रही थी और जितने लोग कह रहे थे वो सब केंद्र सरकार को कोस रहे हैं। और देखिए, आज राज बब्बर जी ने ठीक कहा है कि अब चमत्कार ही बचा सकता है इनको वहां से। इनके उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस कहीं नहीं है। आप देखिए, अगर सोनिया गांधी जी का कहीं कुछ क्रेज होता, रायबरेली में 5 सीटें हैं विधानसभा की, 1 सीट नहीं जिता पाई है सोनिया गांधी जी। कितने समय से रायबरेली की सांसद है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कोई स्थान नहीं है। अब कोई चमत्कार भी कांग्रेस को स्थान तो आपका भी नहीं है। अरे ये बात है। अनिल बलूनी साहब, आपका स्थान है क्या यूपी में? अनिल बलूनी साहब, आपका स्थान है क्या यूपी में? अब सुनिए, बिल्कुल मैं बताता हूं कैसे हमारा स्थान। सुनिए अनुराग जी, आज जो सबसे आगे बढ़ता है सब लोग उसको कोसते हैं। कांग्रेस पार्टी किसको कोस रही है? भारतीय जनता पार्टी को। अरे आप भी तो इन्हें कोस रहे हैं, तो मानते हैं आप भी आगे बढ़ रहे हैं। जनता पार्टी को आप भी तो इनको कोस रहे हैं, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है यूपी में? सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे बढ़ रही है। सब लोग भाजपा को कोस रहे हैं और कोई रॉकेट साइंस नहीं है अनुराग भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सब लोग हमारे पीछे पड़े हैं क्योंकि हम जीत रहे हैं। हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है लेकिन फिर भी हमको गलिया रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और ये अपनी खींच मिटाने को लेकर हमको गलिया रहे हैं। संजय निरुपम, एक संक्षिप्त सा उत्तर दे दीजिए बलूनी साहब की बात का। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं उन्होंने अपने जवाब में कहा कि कांग्रेस को पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए। 60-70 वर्षों तक लगातार सरकार चलाया हमने अलग अलग राज्यों में, देश में, और हम ही को पता नहीं। ये अभी 4 दिन से आए हैं सरकार में और इनको सब कुछ पता है। मतलब सावन में पैदा हुए और भादों में बोले कि इतनी बारिश कभी देखी ही नहीं है। तो कृपया करके इस प्रकार की बचकानी बातें न करें। हां, यह सही है कि यूपी में हमारी हालत खराब है, लेकिन हालत सुधरेगी और सुधारने के लिए हमें दिन रात मेहनत करना है और उस मेहनत की प्रेरणा देने के लिए सोनिया जी आज बनारस में उतरी। अब जब बनारस में उतरी तो नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की असफलताओं के ऊपर टिप्पणी होगी। रह गई बात पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार की, तो हां, समाजवादी पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था से लेकर के विकास के मुद्दों पर जो नाकामयाबी हासिल की है उसके ऊपर भी बोला जा रहा, आगे भी बोला जाएगा और उसी आधार पर लोग कांग्रेस को वोट भी देंगे। तो लेकिन ये मत कहिए कि हम बीजेपी के ऊपर कमेंट करके मतलब बहुत आगे हैं। आप 4थे नंबर पे इस समय, अब 4थे नंबर से कहीं 5वें नंबर पे ना चले जाएं, इसकी चिंता करिए। तीसरे पे कौन है संजय जी? तीसरे पे किसे आगे जाके साथ रोने का टाइम आ जाएगा। तीसरे पे कौन है संजय जी? इस समय कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पर आ पहुंची है। जिस तरीके से पूरे देश का, ये बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने कि कांग्रेस 1 नंबर पर है। कांग्रेस 1 नंबर पर है। समाजवादी पार्टी को आपने जो सत्ता में दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। पूरी बात, तीसरे पे बीएसपी और चौथे पे बीजेपी, ये आकलन है आपका। पूरी बात सुन ले जरा सा जी। हाँ, अनुराग, मेरी बात हो जाने दीजिए फिर जरूर बोलिए।
देखिए अनुराग भाई, मुझे भी समय दीजिएगा। से पूरे देश में उत्तर प्रदेश में अगर एक मिनट प्लीज, पूरे देश में अगर एक मिनट, उत्तर प्रदेश में पूरे देश में अगर उत्तर प्रदेश की किसी पार्टी के ऊपर चर्चा हो रही है अखबारों में, टेलीविजन चैनल पे, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और ये इस बात का सबूत है कि कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन उत्तर प्रदेश में ऊपर की दिशा में बढ़ रही है और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में ये जो कांग्रेस का ग्राफ है बहुत ऊपर जाएगा और उसके बाद ही बाकी सारी पार्टियां आएंगी। ऐसा प्रयास हमारा हो रहा है और इस प्रयास में कामयाबी मिलेगी। हां, इस बीच भारतीय जनता पार्टी और बाकी साथी जो हैं वो टीका टिप्पणी करेंगे। हम टीका टिप्पणी की चिंता नहीं करते, ये तो हमारी श्रद्धांजलि लिख चुके थे, उसके बाद भी हम फिनिक्स पक्षी की तरह निकल के बाहर आ रहे हैं और उछल रहे हैं, कूद रहे हैं और अपने छलांग लगा रहे हैं और इसी छलांग से जाकर के आने वाले दिनों में इनकी तबीयत खराब होने वाली है। अच्छा, संजय निरुपम जी, एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए कि मैं मान गया कि जो चर्चा चल रही है, जिस तरीके की बहस हो रही है, उसमें आप अपने आप को नंबर 1 यूपी में देख रहे हैं, दूसरे नंबर पर किसे मान रहे हैं आप, बस ये बता दीजिए। दूसरे नंबर पर कौन है बाकी पार्टियों को तय करना है। फिलहाल हमको एक नंबर की चिंता और एक नंबर पे इस समय हम चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। दीपक मिश्रा जी, नंबर 1 पार्टी यूपी में संजय निरुपम के हिसाब से कांग्रेस है, जिस तरीके की लहर चल रही है वो मानते हैं, जिस तरीके की चर्चा चल रही है, तो भले सरकार आपकी उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिलहाल आपको दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी मान रहे हैं, क्योंकि चौथे नंबर की पार्टी वो बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, संजय उल्टा देख रहे थे ना अनुराग जी, चौथे नंबर की नहीं, वो पहले नंबर की। या आते भी हैं तो अपने नहीं, बिल्कुल मैं आदरणीय संजय निरुपम जी की बातों से सहमत हूं, अक्षर से सहमत हूं, हर्फ ब हर्फ सहमत हूं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में निसंदेह नंबर 1 है, लेकिन क्रम थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, ऊपर की बजाय नीचे से है। संजय निरुपम जी वैसे ही उत्तर प्रदेश आते हैं जैसे इनके राजनेता आते हैं, एक टूरिस्ट की तरह से। इन्हें पता ही नहीं उत्तर प्रदेश का सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य क्या है। उत्तर प्रदेश सोशलिस्टों का गढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी में लिखा है कि ये सोशलिस्ट पार्टी है, यहां आकर ये सोशलिज्म का नाम ही नहीं लेते, तो इन्हें पता ही नहीं। दरअसल ये अपनी जमीन खो चुके हैं और वैचारिक आधार इनका खिसक चुका है, न ये जमीन पे हैं न आसमान पे हैं। और श्रद्धेय संजय जी ने फिनिक्स पक्षी की बात की, निसंदेह फिनिक्स पक्षी दोबारा पैदा होता है, दोबारा अपने आप को जिंदा करता है, लेकिन फिनिक्स एरावत तो नहीं हो जाता, फिनिक्स सिंह तो नहीं हो जाता, नाहर तो हो नहीं जाता। ये दरअसल यह जो आज शो था श्रद्धेय सोनिया जी का, आप खुद देखिए, हाथी था, वो बीमार हो गई। कोई भी राजनेता राजनीतिक कार्यक्रम के बाद यदि बीमार होता है तो इसका मतलब है या तो उसका शो फ्लॉप रहा या वह संघर्षों की बीमारी का मजाक मत उड़ाइए। समाजवादी पार्टी के साथ ही अब हमारे नेता की बीमारी का इस तरह से मजाक मत उड़ाइए। आपके नेता भी बीमार होते हैं, मुलायम सिंह कोई बहुत जवान सलमान खान नहीं है, मुलायम सिंह भी बीमार होंगे कभी, तो कृपया करके इस तरह से किसी नेता की बीमारी का मजाक मत उड़ाइए। अगर किसी नेता ने बनारस की सड़कों पे उतरकर रोड शो में हिस्सा लिया है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। आदरणीय संजय जी, आप बात तो सुनिए। आप कृपया करके सोनिया जी अगर बीमार पड़ गई, तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो मजाक मत उड़ाइए, शोभा नहीं दे रहा है। आप समाजवादी है, इसका मतलब आप कुछ भी बोलने का हक रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। संजय जी, आप बात तो सुनिए। आप कृपया करके सोनिया जी अगर बीमार पड़ गई, तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो मजाक मत उड़ाइए, शोभा नहीं दे रहा है। आप समाजवादी है, इसका मतलब आप कुछ भी बोलने का हक रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रैली को संबोधित करते वक्त तबीयत ठीक है। देखिए संजय जी, आज तक थोड़ा सा संस्कार, मैं उनका सम्मान करता हूँ। पंडित जी थोड़ा संस्कार दिखाइए। संस्कार क्या, उनके लिए कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, खुद कह रहा हूँ, आदरणीय कह रहा हूँ, कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। शब्दकोश में सम्मान सूचक जितने शब्द हो सकते हैं, मैंने उतने शब्दों का प्रयोग आपके लिए और श्रद्धेय सोनिया जी के लिए किया है। अब आप पता नहीं किस दिशा में ले जा रहे हैं। आप पहले तो देश को उल्टी दिशा में ले गए, अब डिबेट को उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। आप ऐसे मजाक मत उड़ाइए। आदरणीय संजय जी, उत्तर प्रदेश को बहुत जिस तरीके से देश को आप उल्टी दिशा में ले गए, डिबेट को उल्टी दिशा में न ले जाइए। संस्कार नहीं है।
आपने नहीं, क्लेम किया, आपने दावा किया कि आप उत्तर प्रदेश को बहुत आप जानते हैं, देख हम नहीं लीजिए। जानते, यह उत्तर प्रदेश का संस्कार नहीं है। ठीक है दीपक जी, अगर संजय निरुपम को आपत्ति है तो बीमारी की चर्चा नहीं करते। आज किया जाता है, आगे बढ़िए संजय जी, आगे बढ़िए। सम्मान किया जाता है। दीपक जी आगे बढ़िए। बिल्कुल इस तरह की बिल्कुल भाषा- नहीं, इस तरह की बिल्कुल भाषा का नहीं, इस्तेमाल नहीं बिल्कुल होना। मैं नहीं करूंगा। अगर संजय जी को आपत्ति है तो मैं कदापि चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये तो कहने का अधिकार है कि इट वाज ए फ्लॉप शो। कांग्रेस मुद्दतों बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर आती है। लाखों लोग बनारस की सड़कों पे हैं। कांग्रेस ने कभी भी उत्तर ये बहुत प्रदेश अच्छी बात में कही। जन मैं एनके सिंह साहब को अगुवाई बुलाना नहीं चाहूंगा। की। कभी कोई वैचारिक लड़ाई नहीं लड़ी। ठीक है, मैं आता हूं, मैं दीपक मिश्रा जी आपके पास लौटता हूं। संजय निरुपम से लीड लेते हैं हम। संजय निरुपम ने कहा कि पूरा बनारस, पूरी काशी सड़क पर थी आज सोनिया गांधी के रोड शो के दौरान। एनके सिंह साहब, यहां मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि संजय निरुपम को एक अच्छा खासा तजुर्बा रहा है राजनीति का, ये वो भी जानते होंगे कि भीड़ तो जुट जाती है रोड शो में, लेकिन उसे जोड़ने के लिए, उसे वोट में तब्दील करने के लिए संगठन की जरूरत पड़ती है। सोनिया गांधी के रोड शो में आई भीड़ को जो है वो चुनाव में मोटिवेट कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने। क्या आप नहीं मानते? जी बिल्कुल सही कहा आपने। आमतौर पे संजय जी लॉजिकली करेक्ट होते हैं। मेरे ख्याल से आज के सक्सेस को देखते हुए थोड़ा उत्साह बढ़ गया है, तो लॉजिकल फैलेसी आ गई है। उन्होंने नंबर 1 पे कहा, अभी 2 साल पहले 2014 में 60,61,623 वोट कांग्रेस को मिले थे, जबकि बीजेपी को 3.5 करोड़ मिले थे। लगातार कांग्रेस का सपोर्ट बेस गिरा है। 7.5% 2 साल पहले वोट मिले थे टोटल, जबकि 2012 के चुनाव में 11.5% थे, जबकि बीजेपी के 12% थे। बीजेपी का अचानक बढ़ता है 2 साल बाद। 2014 में नरेंद्र मोदी की वजह से ये वोट परसेंटेज 42 हो जाता है। कांग्रेस का 5% कम हो जाता, 4% कम हो जाता है। समाजवादी पार्टी का 7% कम होता है। बीएसपी का 6% कम होता है और आरएलडी का, अजीत सिंह की पार्टी का 2.5% कम होता है। ये सब मिला के बीजेपी को करीब 25% का फायदा होता है। तो नेचुरली आपका टारगेट बीजेपी होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बनारस में जो सक्सेस है उसके पीछे वहां का इंडिविजुअल लीडर अजय राय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो बेहद पॉपुलर लीडर है, जिसकी वजह से आप रोड शो देख रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस के वर्कर में एक बार गैल्वेनाइज हुआ है और बहुत उत्साह हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब समाजवादी पार्टी का हमारे जो प्रवक्ता है, उन्होंने ये बीमारी वाली बात छोड़ भी दी जाए तो हकीकत यह है कि खुद समाजवादी पार्टी का 2014 में 7% वोट कम हुआ था और इस समय 22.5% पे समाजवादी पार्टी थी। रूलिंग पार्टी के अपने जो नेगेटिव्स होते हैं वो साथ में है। तो मेरे ख्याल से दावे दोनों करें, इसमें कोई दो राय, दावा करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस को एक बूस्टर बहुत बड़ा मिला है आज, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो रोड शो है ये अक्रॉस द स्टेट नहीं है, ये बनारस का अपना फिनोमेनन है और ये अजय राय का अपना कमाल है। 2014 में जब राहुल गांधी आए थे, रोड शो किया था, इतना ही भीड़ उस समय भी थी। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे संजय जी, ये कमाल आपको सस्टेन कैसे करेंगे, ये या तो आपके पोल स्ट्रेटजी जो है वो बता सकते हैं। प्रशांत इस समय वहां बैठे हुए हैं, प्रशांत मीडिया को लाइमलाइट करते हैं, इसका एक्सपर्ट उनके पास है, एक्सपर्टीज है। तो मेरे ख्याल से आज जो मीडिया में आप देख रहे हैं, जो चर्चा हो रही है, ये कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव है कि कांग्रेस एक टर्न अराउंड कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये सस्टेन कर पाएगी? 7.5% का सपोर्ट बेस, मात्र 60 लाख वोट आपके, जबकि 14 करोड़ टोटल वोटर है। अगर 60 लाख वोट के भरोसे पे आप नंबर 1 बनना चाहते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आप उस मकाम पे आ चुके हैं? आपका नेटवर्क उस तरह का हो चुका है? ये मुझे लगता है कि प्रशांत और बाकी जो लीडर हैं यहां लोकल, वो देख के कितना कर पाएंगे, मुझे अभी शक है इसमें। बार बार आप प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कांग्रेस अब पूरी तरह से प्रशांत किशोर पर ही निर्भर करती है, उनका अपना कैडर। जी, आज का ये स्ट्रेटजी जो है पूरा प्रशांत का शो। हाँ ठीक है। संजय निरुपम, इसका जवाब देखिए, जो अभी एनके सिंह जी ने बात की, बिल्कुल सही कहा है कि संगठन हमारा कमजोर है, यही वजह है कि हम लगातार हारते रहे हैं।
तो जब हम इस प्रकार के बड़े मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर साथ साथ हमको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है, और उसके ऊपर भी पिछले 6-8 महीने से बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है। तो जो संगठन की स्थिति 2014 में या उससे पहले थी, बिल्कुल वही स्थिति 2017 में होगी। कृपया करके ऐसी अपेक्षा कांग्रेस पार्टी से न करें। निश्चित तौर पर संगठन एक नए जोश में, नए उत्साह में और नए अनुशासन और नए नेटवर्क के साथ अगले चुनाव में उतरेगा। हां, उसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये हमारे प्रयास पर निर्भर करता है। मैंने अपने प्रारंभिक रिमार्क में भी यही कहा कि हमें प्रयत्न करना है, प्रयास करना और खड़ी मेहनत करनी है, और बिल्कुल बगैर कड़ी मेहनत के कांग्रेस पार्टी को कामयाबी या किसी भी पार्टी को कामयाबी नहीं मिलती है। एक अच्छी बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में नए सिरे से, नए अंदाज से वहां के लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये जो आकर्षण है, इस आकर्षण को वोट में कन्वर्ट करने की जवाबदारी निश्चित तौर पर ग्रास रूट वर्कर्स की है, और उन ग्रास रूट वर्कर्स में एक जोश भरने का काम भी हम धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी जो लखनऊ में जो राहुल जी आए थे, लेकिन ग्रास रूट वर्कर की तरफ से तो अक्सर प्रियंका होता रहता है। संवाद स्थापित, ग्रास रूट लेवल का जो वर्कर है वो तो बैनर पोस्टर छपवाते हैं कि प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ। उनको तो प्रियंका से ही अब उम्मीद नजर आती है। संजय निरुपम, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते प्रियंका से ही उम्मीद है, उनकी प्रियंका गांधी जी की भी आवश्यकता है, ऐसा वहां के कार्यकर्ता कहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि यूपी में प्रियंका गांधी जी प्रचार नहीं करेंगे। बिल्कुल वो भी जाएंगे, वो भी प्रचार करेंगे। पहले राहुल जी गए, सोनिया जी गए, आगे और कार्यक्रम होगा, और इन्हीं कार्यक्रमों के दरमियान कभी हुआ तो प्रियंका जी भी जाएंगी। ये अच्छी बात है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के पास एक अच्छा नेतृत्व नए सिरे से, नए अंदाज में, नए तेवर के साथ लोगों के बीच जा रहा है, और लोगों का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो बहुत ही उत्साहजनक, उत्साहवर्धक है। और उसी उत्साह के आधार पर मैं फिर से दावा कर रहा हूं कि जिस तरीके से पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की उपस्थिति के ऊपर चर्चा हो रही है, वो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद जताती है कि आने वाले दिनों में 2017 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। और इसी आधार पर भले इनके सिंह जी को इलॉजिकल लगता हो, लेकिन मेरा लॉजिक यह है कि वो एक नंबर पर इस समय कांग्रेस पार्टी चल रही है। एक नंबर पे। ये संजय बलूनी जी, आपको समझ में आ रहा है क्या? संजय निरुपम एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि हमारा संगठन कमजोर है। अनिल बलूनी जी, एक तरफ संजय निरुपम ये भी मानते हैं कि उनका संगठन कमजोर है, दूसरी तरफ वो अपने आप को नंबर 1 पार्टी यूपी में भी बता रहे हैं। जब संगठन कमजोर है तो पार्टी नंबर 1 कैसे हो गई? बलूनी साहब, देखिए अनुराग जी, ये तो सिर्फ रस्म अदायगी के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को सब लोग जानते हैं, और अब कोई दवा नहीं है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए, तो दुआओं का इशारा हो सकता है, दवा इनके लिए कुछ नहीं है। आप देखिए, अभी ये कह रहे थे कि हमारा नेतृत्व बड़ा करिश्माई नेतृत्व है। अगर रायबरेली और अमेठी में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में अपने प्रत्याशियों को विड्रॉ नहीं किया होता, और मुलायम सिंह तो कह चुके हैं कि राहुल को हमने जितवाया वरना चुनाव में नहीं जीत पाते, दोनों जगह समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को विड्रॉ किया, इसलिए सोनिया जी और राहुल गांधी की सीट बच पाई है। तो इनके पास सारा यादव के चुनाव में भी कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं दिया था, और मुलायम सिंह जी का सोनिया गांधी नहीं। भाई देखिए, मत चलिए, मत करिए, भाई मत करिए, ऐसा कम मत करिए, बीच मत बोलिए, ऐसी इस परंपरा। आप अपनी पार्टी की चिंता करो ना, क्यों समाजवादी और कांग्रेस की चिंता कर रहे कांग्रेस हो? पार्टी के पास कुछ नहीं है। अरे भाई चलिए अनिल बलूनी साहब यहीं से आप अपनी बात जारी रखिएगा। एक ब्रेक के लिए मुझे आदेश हुआ है, ब्रेक लेकर वापस आते हैं। अनिल बलूनी साहब अपनी बात पूरी करेंगे और डिबेट आगे बढ़ेगी। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद बड़ी बहस में एक बार फिर आपका स्वागत है। अनिल बलूनी साहब, आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं संजय निरुपम से एक अहम सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए अनुराग जी, मैंने कहा ना, जैसे कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में जाइए और उत्तर प्रदेश में जाके किसी व्यक्ति से पूछिए कि भाई किस किस के बीच में लड़ाई है। अगर वो कहीं कांग्रेस का नाम लेगा तो बताइएगा, हर आदमी बोलेगा बीजेपी से फला की लड़ाई है, हर आदमी नहीं लोग सपा बसपा की लड़ाई बता रहे हैं, लेकिन कोई भी कांग्रेस सपा बसपा की लड़ाई ज्यादा बता रहे हैं, बीजेपी का भी नाम नहीं लेते बलूनी साहब वो। नहीं, अब देखिए अनुराग जी, मैं तो उत्तर प्रदेश में जाता रहता हूँ, आपका चैनल भी उत्तर प्रदेश में, आपका स्टूडियो, आप नीचे उतर के पूछेगा। अब संजय निरुपम जी तो मुंबई में रहते, उनको समझ नहीं आएगी ये सब बातें, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाइए, बच्चा कह रहा है बीजेपी की सरकार आ रही है, बच्चा कह रहा है भाजपा सबसे आगे बच्चा वोट नहीं डालता ना सर, आने दीजिएगा। बच्चा वोट नहीं डालता अनिल बलूनी जी। देखिए बच्चा कह रहा है कि बीजेपी की सरकार आ रही है, लेकिन बच्चे वोट कहाँ डालते हैं? सुनिए, ये बात तो जब बड़े कहें तब मानिएगा कि आपकी सरकार आ रही है। अनुराग जी सुनिए, अगर आप बिल्कुल
अनुराग जी सुन लीजिए, अगर आप ऐसी बात कह रहे तो आपको चुनाव का फिर जानकारी नहीं है। चुनाव में जो बच्चा कह रहे हैं हर हर मोदी घर घर मोदी, इसका मतलब समझ रहे हैं? बच्चे उसको तो राहुल गांधी ने हर हर मोदी बना दिया। राहुल गांधी उसे हर हर मोदी बना। सुन लीजिए, अगर आप ऐसी बात कह रहे तो आपको चुनाव का फिर जानकारी नहीं है। चुनाव में जो बच्चा कह रहे हैं हर हर मोदी घर घर मोदी, इसका मतलब समझ रहे हैं? बच्चे उसको तो राहुल गांधी ने हर हर मोदी बना दिया। राहुल गांधी उसे हर हर मोदी बना चुके हैं। अरे सुनिए सुनिए, अरे आप अनुराग जी मत बैटिंग कीजिए, इस पार्टी में कुछ नहीं बचा, कांग्रेस पार्टी में छोड़ दीजिए। आप देखिए ये वोट कटवा पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी की बी टीम है, ये समाजवादी पार्टी की बी टीम है, ये समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ये उनकी बी टीम है। किसी तरह से समाजवादी पार्टी जीते, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, न भय न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। जी चलिए, मैं दीपक मिश्रा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले संजय निरुपम आपसे मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने संगठन की कमजोरी की बात स्वीकारी है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में कितने सालों से दुर्दशा है वो हम सभी जानते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने यूपी में जिन चेहरों पर दांव लगाया है, अगर उनके चेहरे और नाम देखे जाए तो आपकी कंगाली ही बेनकाब होती है उससे। आपने अध्यक्ष बनाया राज बब्बर साहब को, जिनका साथ आपका सिर्फ 8 साल पुराना है। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी सोच से आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति छोड़ के शीला दीक्षित ने दिल्ली में एक लंबी पारी राजनीति की खेली, आपने उनको उत्तर प्रदेश में सीएम का चेहरा बना दिया। इससे क्या आपको नहीं लगता ये संदेश जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आपके पास कोई दमदार चेहरा नहीं है जिस पर आप खेल पाते या जिस पर दांव लगा पाते? आपने बहुत अच्छा सवाल किया अनुराग, और मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। इससे पहले जो हमारे बीजेपी के साथी हैं उन्होंने जो एक बात की उसका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बच्चा चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, लेकिन अभी 2 दिन पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा होनी थी आगरा में, लोग नहीं आए, इसके लिए सभा रद्द कर दी गई। लोग नहीं आने वाले हैं, लोगों को तरफ से विरोध होगा, इसलिए सभा रद्द कर दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी की ताजा स्थिति उत्तर प्रदेश में है। रह गई बात हमारी पार्टी का, तो आपने सवाल किया कि जो ये चेहरे हैं, अब बताइए शीला दीक्षित में क्या कमी है? गलत जानकारी है, जिन्होंने 15 वर्षों में पूरे दिल्ली का कायाकल्प कर दिया। अच्छा ठीक है, आप अपनी सही जानकारी दे दीजिएगा। जिन्होंने दिल्ली का कायाकल्प कर दिया पूरे 15 साल में, ऐसे विकास की एक गति को तेज करने वाले नेता को अगर उत्तर प्रदेश में हमने उतारा है, तो क्या नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश जिस चीज के लिए तरस रहा है वो चीज देने के लिए, वो वस्तु परोसने के लिए हमने शीला दीक्षित को वहां रखा है। ठीक है संजय निरुपम, लेकिन जब भी चुनाव होता है तो चेहरे की राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी जाती है। शीला दीक्षित की राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर उत्तर प्रदेश के मतदाता देखेंगे तो दिल्ली में वो अपना चुनाव हार चुकी हैं और भारी मतों से हार चुकी हैं। ठीक है ना, एक बात बताइए, क्या इलेक्शन में चुनाव हार जाना क्या किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक करियर खत्म कर देता है? दुनिया में कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो कभी चुनाव ना हारा हो? कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन चुनाव हारा उसके बाद घर ही बैठ गया, कभी बाहर नहीं निकला? ये जो रूढ़िवादी सोच है, इससे जरा बाहर निकलिए। हम चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, अनवरत काम करते रहते हैं। अगर वो चुनाव हार भी गई तो दिल्ली के लिए उनका जो योगदान है, क्या उसको कोई मिटा सकता है? दूसरी बात राज बब्बर की, स्वयं अभी समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि यूपी समाजवादी सोच का प्रदेश है, और आपने कहा कि राज बब्बर समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं। राज बब्बर एक लोकप्रिय नेता है, समाजवादी पृष्ठभूमि के हो सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी से पिछले 8-10 वर्षों से जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति के सदस्य हैं, वहां के सांसद रहे हैं उत्तर प्रदेश से, और इस नाते उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद प्रमोद तिवारी एक बहुत ही लोकप्रिय नेता, संजय सिंह बहुत ही लोकप्रिय नेता, ऐसे तमाम नेताओं के साथ एक अच्छा सामूहिक नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता के समक्ष दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि सामूहिक नेतृत्व के आकर्षण में उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ नए सिरे से जुड़ेगी। ठीक है, चलिए मैं सुधींद्र भदौरिया साहब को भी अब इस डिबेट में ला रहा हूं। बीएसपी से जाना माना चेहरा है, लीडर हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब, संजय निरुपम अभी आप जब इस डिबेट में नहीं थे तब एक आकलन पेश कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त माहौल चल रहा है चुनावों को लेकर के, उसमें कांग्रेस नंबर 1 पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी नंबर 4 पार्टी है। तो अपनी पार्टी को, बसपा को आप कहां रखते हैं, किस नंबर पर रखते हैं? देखिए, ऐसा है, किसी भी पार्टी को ये अधिकार है मूल्यांकन करने का, और अपने बारे में जो वो सोचते हैं वो किसी भी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं।
पर उत्तर प्रदेश के अंदर जब जनता तय करेगी, वो ये देखेगी, उनकी कुछ कसौटियां होंगी। वो देखेगी कि कानून व्यवस्था के मामले में कौन नंबर 1 नेता है उत्तर प्रदेश में, किसके शासन में वो सुरक्षित महसूस करते रहे हैं। और वो ये भी देखेगा उत्तर प्रदेश के अंदर किन लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव बना के रखा जब वो मुख्यमंत्री रहे, कब दंगे हुए। और तीसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा बहुत ही स्पष्टता के साथ कि उत्तर प्रदेश में विकास भी देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में आज हजारों किसानों ने आत्महत्या की है। उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों ही ने नहीं, नौजवान हताश है। और इसके साथ साथ वो ये देखेगा कि पिछले सालों में विकास उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बतला दूं, बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी उन्होंने 9% जीडीपी हासिल किया था। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे 3%, आज अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं 6%, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं 7%, और जब मनमोहन सिंह जी हटे तो 7% भी नहीं था। तो बहन मायावती जी विकास के मामले में, बहन मायावती जी सांप्रदायिक सद्भाव के मामले में, बहन मायावती जी कानून व्यवस्था के मामले में, तो हमारी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में बहन मायावती जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहेगा, जिससे हम उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से उसी सुख चैन के रास्ते पर ले जा सकें। भ्रष्टाचार की बात आपने कही, याद दिला रहे हैं अब एनके सिंह साहब के एनआरएचएम घोटाले में आप ही का मंत्री जेल गया था, भदौरिया साहब। तो उत्तर प्रदेश की जनता जब आकलन करेगी तो भ्रष्टाचार में तो फिर आपकी पार्टी का भी नाम आए। भ्रष्टाचार 2G से देखिए, ऐसा है, जी हाँ, मैं आपको बतला दूं, भ्रष्टाचार के मामले में बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अपने मंत्री को जेल में ठूसा। ये मनमोहन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो क्या हुआ, मोदी जी मुख्यमंत्री हैं तो क्या हो रहा है, ललित मोदी का, विजय माल्या प्रधानमंत्री और मैं मोशन कर दिया आपने उनका, छत्तीसगढ़ से लेके राजस्थान के, और मैं साथ ही साथ, और देखिए समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ कहूं, इससे बेहतर है उत्तर प्रदेश की जनता सबके बारे में सब जानती है। अरे लेकिन दीपक मिश्रा जी, यहाँ तो प्रतिस्पर्धा ही किसी से नहीं है। भदौरिया साहब कह रहे हैं उन्होंने तो अपने आप को नंबर 1 बताया और 2, 3 और 4 का कॉलम ही खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ बलूनी साहब कह रहे हैं कि बी पार्टी के तौर पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के काम कर रही, तो कोई डील हुई है क्या अंदर खाने कांग्रेस के साथ आपकी? कोई डील नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने सदकार्यों और उपलब्धियों के बल पर दोबारा सरकार पूरी ताकत के साथ बना रही है। श्रद्धेय सुधींद्र जी अच्छे वक्ता हैं, शब्दों के जानकार हैं, लेकिन आज उनके ही भाव, उनके शब्द साथ नहीं दे रहे हैं, इसीलिए कहते हुए लड़खड़ा रहे थे। सच्चाई ये है, और सुधींद्र जी को ये पता है, वो जानबूझ के इस बात को नहीं बता रहे कि जब इनकी सरकार यहां से हटाई गई थी, जनता ने किक आउट किया था, हटाया नहीं था, किक आउट किया था, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 28,000 से भी कम थी और आज 39,000 के करीब है। आदरणीय एनके सिंह जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पास न तो लहराते हुए समुद्र तट हैं और न खूबसूरत वादियां हैं पहाड़ के, कश्मीर की तरह से, उसके बावजूद भी पर्यटक के मामले में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। आप स्वयं बताइए, जहां पर कानून व्यवस्था ध्वस्त होगी, लूटपाट होगी, सीरिया जैसे वातावरण होंगे, क्या वहां कोई टूरिस्ट आएगा? स्वयं सुधींद्र जी नहीं आएंगे, वो जाते समय तो उत्तर प्रदेश गैंगरेप के मामले में पहले स्थान पर है। मैं इन तर्कों में नहीं पढ़ना चाहता। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं, खुद सीएम को कार्रवाई करनी पड़ रही है तमाम अफसरों पर। अगर आप प्रति 1000 के दर से निकालेंगे तो उत्तर प्रदेश राजस्थान और महाराष्ट्र के मुकाबले काफी पीछे नजर आएगा, काफी पीछे नजर आएगा। नहीं, पब्लिक नहीं, अगर आप जनसंख्या के हिसाब से अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो काफी पीछे आएगा महाराष्ट्र की तुलना में, राजस्थान की तुलना में। खैर इन बातों का मैं बार-बार आजम खान साहब ने कहा कि बुलंदशहर विपक्ष ने करवाया है, इतना गैर जिम्मेदारान बयान दिया है, और फिर भी आप उनकी जो है किसी न किसी तरह से उनकी बात का हिफाजत कर रहे हैं। मैं समझ नहीं सकता कैसे आप उनकी, सबसे पहले तो आप अपनी पार्टी संभालिए, और सच्चाई क्या है
कि आदरणीय समाजवादी पार्टी से मैं आदरणीय समाजवादी पार्टी से पूछना चाह रहा हूं कि क्या कारण है कि आप महोदय आपके वक्त मैंने एक शब्द नहीं बलात्कार बोला, आप मुझे बोलने तो दें। विपक्ष ने करवाया है। अब आप दिग्भ्रमित मत करिए। अब आजम खान ये नहीं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा था, इसका उत्तर पाली में बोलिएगा जो बोलना होगा। उत्तर प्रदेश में ये जो झूठ की खेती आप फैला रहे हैं बंद करिए जनता को दरमाना। बेच दिया आपने अंबेडकर को, बेच दिया उत्तर प्रदेश की अस्मिता। आप सुनिए तो बोलने, आपके वक्त मैंने बोला नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूं। इसका ये अर्थ नहीं कि आप बोलने ही न दें। वाह, आप बाबा साहब मायावती जी का जो घसीट रहे हैं, आपको पता चलेगा। तो यहाँ डिबेट में न दिखाएं कृपया। जी आप तथ्य सुने। सच्चाई ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जो सबसे बड़ा पद होता है संवैधानिक नेता प्रतिपक्ष, वहां तक तो बसपा छोड़ के भाग गए। किसके बल पे लड़ेंगे ये? 4.5 साल की आराम तलबी बहुजन समाज पार्टी को ले डूबी है। पता चलेगा तमाम एनके सिंह साहब, सबके अपने अपने दावे हैं। मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि इन दावों के बीच में, ठीक है दीपक जी लौटे आपके पास, इन तमाम दावों के बीच में एनके सिंह साहब सोनिया जी का ये जो रोड शो है कितना चमत्कार कर पाएगा? क्योंकि हमने देखा, बारीकी से अगर नजर डालें तो जातिगत समीकरणों का बड़ा ख्याल रखा गया। जिस तरीके से शुरुआत हुई, अंबेडकर जी की प्रतिमा से रोड शो शुरू हुआ, उसके बाद सोनिया जी का रोड शो जिन जिन इलाकों से गुजरा वो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, तो अल्पसंख्यक वोट बैंक को भी साधने की पूरी कोशिश हुई। और पंडित कमलापति त्रिपाठी के स्मारक पर इसका जहां इंग्लिशिया लाइन है वहां पर ब्राह्मण बहुल इलाका है, वहां पर इसका समापन हुआ। तो आपको नहीं लगता कि ये जातिगत समीकरण साधने की कोशिश बाकायदा बहुत कैलकुलेटेड था और साइंटिफिकली इसको डेवलप किया गया था कि कौन सा सोशल सेगमेंट इसमें जोड़ना है। आप देखें, भूमियार जो लीड कर रहा था, इसको ऑर्गेनाइज किया था, वो एक भूमियार है। वहां पे 2.5 लाख भूमियार वोट है उस इलाके में, जबरदस्त भूमियार वोट है। उसके अलावा अगर आप गौर से देखें, ब्राह्मण वहां काफी तादाद में है, उसको कोशिश किया गया है। तो ये प्रशांत का, जो मैं बार बार कह रहा हूं, प्रशांत का ये जो रोड शो आपने जो ट्रैक देखा है वो डेलिबरेट था कि सोशल सेगमेंट्स को जोड़ा जा सके। यहां तक कि काशी विश्वनाथ वोट बैंक भी साध लें आप, ब्राह्मण वोट बैंक भी साध लें, अल्पसंख्यक वोट बैंक भी साध लें। लेकिन एक बात है, कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक हुआ करता था एक जमाने में, जिसमें ब्राह्मण भी था, दलित भी था, वो सारे छिटक गए। यही वजह है कि 7.5 पे आके रुक गया है। आज कांग्रेस के लिए ये मजबूरी है कि अगर वो चाहे तो, जो बार बार आप कह रहे हैं, मैं संजय निरुपम से जानूंगा जब ब्रेक से हम वापस लौटेंगे कि एंटनी कमेटी की सिफारिशों को मान लिया गया है क्या उसी आधार पर काम चल रहा है इस सिलसिले में, जिस तरीके का चुनाव प्रचार हम देख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस लौटते हैं, बड़ी बहस जारी रहेगी। चलिए ब्रेक के बाद बड़ी बहस में एक बार फिर आपका स्वागत है। एनके सिंह साहब, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, मैं यही कह रहा था कि बहुत सीधी सी बात है कि नंबर 1, 2 वो सब तो ठीक है, पॉलिटिकल वो हो सकता है, लेकिन अगर 60 लाख सिर्फ वोट है कांग्रेस के पास, तो एक चीज बहुत साफ है कि कांग्रेस की आज भी सेक्युलर क्रेडेंशियल्स जो हैं वो कंट्री में सबसे ज्यादा अगर किसी के स्ट्रांग है तो वो मुलायम सिंह की पार्टी के नहीं है, वो बीएसपी के नहीं है। कांग्रेस की रिलायबिलिटी अभी भी बहुत हाई है। तो अगर दोनों में से किसी एक पार्टी के साथ ये टाई अप करती है तभी इसका सपोर्ट बेस बढ़ेगा और तभी मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे को सस्टेन करा पाएंगे। अदरवाइज ये बात सही है कि अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें, 2 साल पहले 42% अगर बीजेपी को वोट मिले हैं तो बुरे, अगर हम ये मान भी लें कि स्टेट असेंबली इलेक्शन है और बहुत ज्यादा मोदी जी को लेकर एनालिसिस हो रही है, गवर्नमेंट को लेकर पॉजिटिव नहीं है, अगर हम ये मान भी लें तो 42% से नीचे आते आते 30%, 28% आएगी। इसलिए इस समय कांग्रेस के लिए ये आज जो रोड शो हुआ है, आप इसमें कम से कम विजयी भाव डालें। इससे एक ही चीज एनालाइज हो सकती है कि आप रेकनिंग में हैं, और रेकनिंग में है तो जब तक आप टाई अप नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि नए सोशल सेगमेंट आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। बाकी जो पार्टीज हैं, कई कास्ट उनसे जुड़ चुके हैं, खास करके बीजेपी ने जो बीएसपी से बाहर निकल रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी से निकल रहे हैं, समाजवादी पार्टी बीएसपी से ले रही। तो ऐसे दौर में जब तक आप इलेक्टोरल अलायंस नहीं करेंगे, जो बिहार में आपने किया था, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं होगा। ये रोड शो पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पूरे स्टेट में जब सस्टेनेबिलिटी की बात होगी कि इसको आप इलेक्टोरल गेम्स में कन्वर्ट कराएं, तो मेरे ख्याल से अकेले चल के चाहे अगर आप कन्वर्ट कराना तो मुश्किल पड़ेगा। ठीक है। अनिल बलूनी साहब, एक और चीज आज हमने देखी सोनिया जी के रोड शो में कि जब उनकी शुरुआत हुई रोड शो की और अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, तो उस वक्त वहां वैदिक मंत्रोच्चारण भी हुआ है। तो ये तो सीधे सीधे आपके वोट बैंक पर हमला हो गया।
देखिए अनुराग जी, आपका ये जो 8 बजे का शो है बड़ा पॉपुलर शो है और मैं भी सोशल मीडिया पे भी देख रहा था। लोग कह रहे थे कि किस पे चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पे चर्चा हो रही है, जो 3 में नहीं शायद 13 में हो तो अलग बात है। अरे वो नंबर 1 पे बता रहे हैं आपको, ना 3 में ना 13 में कह रहे हैं आप। संजय निरुपम कह रहे हैं नंबर 1 पार्टी है यूपी में। अरे मैंने कहा ना, नहीं आप गलत बोल रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा 3 में ना 13 में, 3 में नहीं है 13 में होगी, मैंने ये कहा है। 3 में नहीं है तो इसलिए एक लुप्तप्राय पार्टी है कांग्रेस पार्टी। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर नेचुरल चॉइस भारतीय जनता पार्टी है। 4 साल पहले लोगों ने अखिलेश यादव को युवा के नाते वोट दिया था, बहुत बड़ी सोच के साथ वोट दिया था, बहुत सपनों के साथ वोट दिया था। अखिलेश यादव ने उन सपनों को तोड़ा। इतने सारे चीफ मिनिस्टर उस प्रदेश में इन्होंने बना दिए, डिप्टी सीएम 3.5, 4, 5 सीएम बना दिए। लोगों के सपने टूट गए हैं। बहुजन समाज पार्टी का भी कुछ परसेंटेज बता रहे थे बीएसपी के नेता, सब कह रहे हैं मैडम 25% लेती हैं, 30% लेती थी। अब एक ही चॉइस है, भारतीय जनता पार्टी। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा अनुराग जी, आप और हम लगातार डिबेट पे बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की ओर जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। विजय माल्या से कितना लिया उनको जाने का? अब उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है 30% लेती है बहन जी, हम नहीं कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है। अरे विजय माल्या और ललित मोदी का माल्या जी का 30% मैडम लेती है, ये सबको पता है। बताइए जरा। अच्छा ठीक है, मैं संजय निरुपम आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि 2014 में पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं संजय निरुपम आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि 2014 में जब कांग्रेस हारी थी तब साफ तौर पर एंटनी कमेटी की सिफारिशें आई थी और ये कहा गया था कि इस हार की वजह यह भी है कि कांग्रेस की छवि प्रो माइनॉरिटी बन गई है। आज जिस तरीके की रोड शो की आइटनरी हमने देखी, उससे ये लगा कि आप उस दाग से बाहर आना चाहते हैं, आप उस इल्जाम से बाहर आना चाहते हैं और उससे बाहर आने के लिए कांग्रेस बहुत बेचैन है। ये जरूरी भी है शायद आपके लिए। देखिए एंटनी कमेटी की रिपोर्ट की बहुत सारी सिफारिशें हैं और तमाम सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है। माइनॉरिटी से जुड़ना कोई दाग है, बदनामी है, मैं ऐसा नहीं मानता। और कांग्रेस पार्टी सिर्फ माइनॉरिटी की पार्टी है, मैं ऐसा भी नहीं मानता। कांग्रेस मैं दाग जुड़ने को नहीं, उस छवि बनने को दाग कह रहा हूं, जो एक छवि बन गई प्रो माइनॉरिटी वाली। हो सकता है इस प्रकार का एक परसेप्शन बन गया हो, लेकिन सच ये है कि कांग्रेस पार्टी एक, जैसा अभी एनके सिंह जी कह रहे थे, कि सेकुलरिज्म के मामले में सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रांग क्रेडेंशियल की पार्टी है। और सेकुलरिज्म का मतलब हुआ कि हम हर धर्म हर समाज के साथ जुड़े हुए। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक जबरदस्त कांग्रेस विरोधी दुष्प्रचार का कार्यक्रम चलाया और कांग्रेस पार्टी के हर मूव को बताया कि ये इसके कम्युनल हैं या प्रो माइनॉरिटी हैं या अपीजमेंट करते, इस तरह के दुष्प्रचार किए उन्होंने और उसका उनको फायदा भी मिला। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज जिस बात के ऊपर आप सवाल पूछ रहे हैं कि वैदिक मंत्र और ये, ऐसा नहीं कि पहली बार कांग्रेस अध्यक्षा किसी बाबा विश्वनाथ मंदिर में गई हो या फिर वैदिक मंत्रोच्चार हुआ हो, ऐसा नहीं। इससे पहले कुंभ का भी स्नान करने गई थी वो, बहुत पहले इलाहाबाद में। तो इस प्रकार के कार्यक्रम कांग्रेस के सभी लोग करते रहे। मैं अपनी एक बात बताता हूं, जब मैं कांग्रेस में आया था तो लोगों ने बोला करे आप, और मैं कांग्रेस में आने के बाद मैं गया था मंदिर का दर्शन करने, यहां हिमाचल में सारे मंदिरों का दर्शन कर रहा था। वहां कुछ लोग बोले अरे आप तो कांग्रेस में मंदिर में कैसे? मैंने कहा कमाल की बात है, क्या कांग्रेस में क्या मंदिर में जाने वाले लोग नहीं है? कांग्रेस में हर वर्ग हर समाज के लोग हैं। हाँ, एक प्रकार का गलत परसेप्शन कांग्रेस के बारे में बनाया जाता रहा है और उस परसेप्शन को दूर करने की आवश्यकता है। अभी परसेप्शन यही है ना संजय जी, आपकी पार्टी का क्या करें? कांग्रेस पार्टी नहीं, पब्लिक परसेप्शन तो नहीं है कि बीजेपी ने अपने दुष्प्रचार तंत्र के माध्यम से इस प्रकार का परसेप्शन बनाने का प्रयास किया है। धीरे धीरे ये दुष्प्रचार तंत्र ढह रहा है, बिखर रहा है, से हुआ है। संजय जी हमने नहीं किया। अगर कोई विशेष वोट बैंक साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है तो वो कितनी सफल रहेगी या नहीं रहेगी, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। संजय निरुपम, अभी बिल्कुल आकलन नहीं किया जा सकता इस बात का कि सोनिया जी के रोड शो का कितना असर आपके वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा, वोट्स में तब्दील हो पाएगा। बेशक भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब ये चुनौती आपकी बड़ी है कि उस भीड़ को आप पार्टी से कैसे जोड़ेंगे, पार्टी की सोच से, और फिर वोट में कैसे उसे तब्दील करेंगे। बहरहाल बड़ी बहस का समय खत्म होता है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद